किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालने वाले हैं, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालने वाले हैं और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पर अपने पास जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसको घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो K Q1 Q2, यहां पर चार्ज है Z इंटू ई, जेड इसका एटॉमिक नंबर है एटम का, और इसका चार्ज है E, तो K ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। पहला इक्वेशन तो ये, और दूसरा ये वाला mvr इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। इन दो इक्वेशन से हम लोग रेडियस, स्पीड, ये सब कैलकुलेट करते हैं। यहां से फ्रॉम 1, पहले वाले इक्वेशन से k ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां से r का वैल्यू आ गया k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। ये उठाकर पुट कर देते हैं 2 में। फ्रॉम 2 mvr इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। तो mv, r का वैल्यू है k ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर इंटू nh बाई 2 पाई। इसमें से ये मास चला गया, एक v कैंसिल हो गया, और यहां से अपने पास v का वैल्यू आया k ZE स्क्वायर 2 पाई बाई nh। तो v इज इक्वल्स टू k E स्क्वायर 2 पाई अपॉन h इंटू z बाई n। ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट आ रहा है, ये एकदम यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, सबके लिए है सेम, इसको बोल देते हैं V0। Z हर एटम के लिए बदलेगा और n ऑर्बिट के हिसाब से चेंज होते जाएगा। तो स्पीड आ गया v इज इक्वल्स टू V0 इंटू जेड बाई एन। अब यहां पर दो बात ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये V0 जो है इसका वैल्यू होता है 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज V0, V0 है क्या चीज? तो इफ n इक्वल टू 1, z इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू V0, यही अपने आप में एक डेफिनेशन हो गया। मतलब z इक्वल टू 1 मतलब हाइड्रोजन एटम, n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वही V0 है। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट में n इक्वल टू 1 में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वही V0 है। और अभी सारे डेरिवेशन में हम लोग एक बात दिमाग में रखेंगे कि इसका मास पर डिपेंडेंस किस प्रकार का है। तो जैसे यहां पर V0 में मास मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कहां आ रहा है, तो जैसे यहां पर V0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ m। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बार क्या करेगा ना कि बोलेगा कि ऐसा एक नया चार्ज लिए जिसका चार्ज तो इसी के बराबर है लेकिन मास उसका 2m है ना, मास चेंज कर दिया, तो कहां कहां इफेक्ट दिख रहा होगा। तो अब फिर या तो हम पूरा डेरिवेशन करें या हमको मास का डिपेंडेंस पता हो। और दूसरा बात यह है कि आगे चलकर हम लोग न्यूक्लियस के मोशन को भी कंसिडर करने वाले हैं। तो जब न्यूक्लियस के मोशन को कंसिडर करेंगे तो वहां पर ये मास वाला चीज हमको मास पर कैसे डिपेंडेंस है ये पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर हम लोग को ये प्रोसेस पूरा रिपीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग देखते चलेंगे मास पर डिपेंडेंसी। स्पीड आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेडियस।
फ्रॉम 2, v का वैल्यू हो गया, r का वैल्यू हो गया NH बाई 2πmv। तो n इंटू एच अपॉन 2πm, और v का वैल्यू ये पूरा रखा हुआ है, इसको रख देते हैं kZe स्क्वायर बाई kZe स्क्वायर 2π अपॉन NH। तो r का एक्सप्रेशन आ रहा है अपने पास h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k e स्क्वायर n स्क्वायर बाई z। ये पूरा एक्सप्रेशन तैयार होगा। नीचे आ गया 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर, तो z इधर आ गया। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोल देते हैं R0। लेट्स कॉल इट R0। तो R इज इक्वल्स टू R0 n स्क्वायर बाई z। ये एक्सप्रेशन आ गया। इसमें R0 कितना है, तो R0 है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एक और चीज देख लेना कि R0 का डिपेंडेंस मास पर कैसा है, तो R0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई पूछ ले कि R0 होता क्या चीज है, तो अगर हम n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 कर दें, इफ n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1, तो r का वैल्यू हो गया R0। मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट का जो रेडियस है वही तो R0 है, 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया रेडियस, स्पीड आ गया। एक और चीज देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी अगर बात कर लिया जाए, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट में, तो ओमेगा का वैल्यू होता है v बाई आर। v का वैल्यू है v नॉट z बाई एन, और r का वैल्यू है r नॉट n स्क्वायर बाई z। तो यहां से ओमेगा आ गया v नॉट बाई आर नॉट z स्क्वायर बाई एन क्यूब। ये चीज हो जाएगा ओमेगा नॉट। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। यहां इंपॉर्टेंट है ये डिपेंडेंसी, एटॉमिक नंबर और ऑर्बिटल नंबर पर कैसे डिपेंड कर रहा है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। ओमेगा नॉट का वैल्यू मास पर डिपेंडेंट है क्या? हाँ है। देखो वी नॉट तो मास से इंडिपेंडेंट था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और आर नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ओमेगा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो बस हम लोग को मेन जो है ये वैल्यू अगर कभी भी वी नॉट, आर नॉट, ओमेगा नॉट ये सब यूज करना होता है तो दिया होता है, हमको मतलब रहता है खाली उस डिपेंडेंसी से जो आगे लिखा है जेड और एन पर कंपेयर करने के लिए ना, कि एक ही एटम में, जैसे हमसे क्या पूछ सकता है कि एक ही एटम में मान लो एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड n इक्वल टू 2 में घूम रहा था और एक बार n इक्वल टू 3 में, तो दोनों में उसका टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। तो ओमेगा का अगर n पे डिपेंडेंसी पता है तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। या ओमेगा अगर नहीं भी पता है तो v और r अलग अलग पता है, तब भी टाइम पीरियड कंपेयर किया जा सकता है। चलते हैं आगे, अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी पर।
एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर है तो एक फोर्स वाला जो इक्वेशन हम लोग लिखे थे के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो इससे के जेड ई स्क्वायर बाई आर का वैल्यू एम वी स्क्वायर के बराबर है। तो एम वी स्क्वायर के जगह ये रख सकते हैं के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर प्लस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। तो ये टोटल एनर्जी हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। और अगर हम लोग ये आर का वैल्यू रख दें यहां पर जो आता है, तो हमको टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, एक मिनट उसके पहले एक रिलेशन देखना। तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन दिख रहा है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और टोटल एनर्जी में ये आर का अगर हम वैल्यू रख दें तो टोटल एनर्जी कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, माइनस जो भी कांस्टेंट है वो ई नॉट पूरा मसाला मिलाकर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता है किसी भी nth स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। तो इसको हम ई एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ई नॉट का वैल्यू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये ई एन या टोटल एनर्जी एक ही चीज है, इसी को हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। ई एन मतलब nth स्टेट में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी। जेड एटॉमिक नंबर हो गया, अलग अलग एटम के लिए ये वैल्यू अलग अलग आएगा। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये जो ई नॉट कॉन्स्टेंट है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है? हाँ कर रहा है। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में आर के अलावा, टोटल एनर्जी में ये पूरा था, आर के अलावा तो बाकी कहीं पे इलेक्ट्रॉन का मास नहीं आ रहा है। एंड आर इज आर नॉट इंटू समथिंग। आर जो था ना आर नॉट पे डिपेंड कर रहा था और आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास था। ये आर जो है वो 1/m पर डिपेंड कर रहा है। तो ई नॉट जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये काफ़ी सारा फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता होगा, बट हम लोग ये नया चीज़ हर बार ये समझ रहे हैं कि आर नॉट, वी नॉट, ओमेगा नॉट या ई नॉट, ये सब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कैसे डिपेंडेंट है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसी भी nth स्टेट में। और अगर हमको टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है ना, और कोई पूछे कि किसी भी स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो इसी का नेगेटिव। टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इसमें एक माइनस और लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी किसी में भी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखना है तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो इस टोटल एनर्जी का डबल कर दोगे तो किसी भी स्टेट में तुमको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन पर।
ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देंगे तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, और अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए हमको एनर्जी देना होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितना? तो n इक्वल्स टू n1 में उसका एनर्जी है E1 इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और n इक्वल्स टू n2 में उसका एनर्जी है E2 इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो डेल्टा E इज 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब ऐसा समझ लो कि n1 छोटा है और n2 बड़ा वैल्यू है, n1 1 है, n2 2 3 4 5 कुछ है। तो n1 छोटा वैल्यू, n2 बड़ा वैल्यू। तो जब n1 से n2 में जा रहा होगा, n1 से n2 में जंप कराना है, तो इतना एनर्जी का फोटोन हमको देना होगा या इतना एनर्जी सप्लाई करना होगा, और जब वो खुद n2 से n1 में आएगा तो इतना एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये इतना एनर्जी हमको ट्रांजिशन कराने के लिए या तो देना होगा या मिलेगा, एंड डेल्टा E इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। तो इसको यहां पर रख दें, तो hc बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा इज, ये एच सी यहाँ ले आएंगे, पूरे को कैलकुलेट करके रखेंगे तो ये आ जाएगा आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये लैम्डा क्या चीज है? जो फोटोन ट्रांजिशन में यूज हुआ है उस फोटोन का वेवलेंथ, जो फोटोन हम दिए हैं या हमको मिला है, ये उसका वेवलेंथ है, एंड आर इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। कितना है इसका वैल्यू? 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7, ये इसका वैल्यू है। हाइड्रोजन एटम का अगर बात करें, H एटम से जरा एनर्जी लेवल को अगर समझें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो अब एनर्जी होगा किसी भी nth स्टेट का, देखो हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू तो 1 हो गया, तो En इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर। This is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4। ये अलग अलग एनर्जी लेवल है, और ये डिफरेंट एनर्जी लेवल का एनर्जी अगर हम लोग को चाहिए तो हम n का अलग अलग वैल्यूज पुट कर देंगे, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंगली। तो इससे जो अपने को एनर्जी मिलेगा अलग अलग लेवल का हाइड्रोजन एटम के लिए, जैसे पहले स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 पुट किए तो ये आ जाएगा -13.6, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इसका आ जाएगा -3.4, यहाँ का आ जाएगा -1.51, यहाँ का आ जाएगा -0.85, और ऐसे और ऊपर लेवल का देख सकते हैं। एनर्जी का डिफरेंस जो है वो घटते जा रहा है। 1 और 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 2 और 3 में बहुत कम डिफरेंस, 3 और 4 में और कम डिफरेंस, ये डिफरेंस घटते जाता है। इन दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना दिख रहा है? ये सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच कितना दिख रहा है? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार इसको 12.1 भी बोल दिया जाता है। तो मतलब यहां से n इक्वल्स टू 1 से 2 में अगर हमको ले जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो इतना एनर्जी हमको देना होगा।
या 2 से 1 में अगर वो जंप करेगा तो इतना एनर्जी रिलीज कर देगा। और ग्राउंड स्टेट ही स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट में होगा तो वो अनस्टेबल होगा, कूद के तुरंत नीचे आ जाएगा। 1 से 3 में पहुंचाना है तो इतना देना होगा, 3 से 1 में आएगा तो इतना रिलीज कर देगा। अब यहां पर एक बात समझने वाला है, ये जो भी हम लोग एनर्जीज लिखे हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट के लिए, इसमें एक चीज माना गया है कि जो रेफरेंस है n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले स्टेट का, मतलब जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच इनफाइनाइट दूरी होगा तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को 0, ये अपना रेफरेंस हो गया। इस रेफरेंस के हिसाब से ये सारा एनर्जी लिखा गया है। क्वेश्चन में क्या कर सकता है कि रेफरेंस को कई बार चेंज कर देगा। रेफरेंस चेंज कर देगा मतलब वो बोलेगा कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, मतलब जब इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, n इक्वल टू 1 का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो। रेफरेंस कहीं पर भी माना जा सकता है। तो अब इससे क्या क्या चीज बदलेगा समझना। अगर रेफरेंस चेंज कर देता है, इफ रेफरेंस इज चेंज्ड, मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 नहीं होकर 1 2 3 4 किसी जगह वो बोल दिया कि इसको 0 मान लो, तो अब टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ये वाला En इज नॉट इक्वल टू -13.6 Z²/n², ये अब वैलिड नहीं रहा, है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू, या ये जो एक्सप्रेशन था अब ये वैलिड नहीं रहेगा। इसको इस तरीके से जो लिख सकते थे अब नहीं लिख सकते हैं। ये वाला चीज टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी वैलिड नहीं रहेगा। ये सब तभी था जब रेफरेंस इन्फिनिटी पे था, उसी को मानते हुए हम लोग ये सब एक्सप्रेशन लिख रहे थे। तो अब ये बात वैलिड नहीं रहेगा, है ना, नॉट वैलिड। अच्छा, क्या चीज नहीं बदलेगा, अब क्या, अभी क्या क्या वैलिड है। रेफरेंस चेंज किए हो तो हर जगह का पोटेंशियल एनर्जी बदल गया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बदल गया है। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में जो स्पीड था, जितने स्पीड से ऑर्बिट में घूम रहा था इलेक्ट्रॉन से, वो तो अभी भी घूम रहा है। उसको इस बात से थोड़ी पता चला कि तुम रेफरेंस चेंज कर लियो, तुम अपने मन में इसको 0 मानने लग गए हो, पहले किसी और को 0 मानते थे, उससे इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या चीज चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी इन ईच ऑर्बिट, ये पहले जितना था अभी भी रहेगा, दिस इज वैलिड। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिट्स, 2 ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस, ये भी चेंज नहीं होगा। कौन से एनर्जी का डिफरेंस, किसी भी एनर्जी का डिफरेंस। रेफरेंस बदलने से पोटेंशियल एनर्जी तो बदला, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं बदला। तो किसी भी 2 स्टेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस या काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस या टोटल एनर्जी का डिफरेंस, किसी भी एनर्जी का डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है। तो ये 2 क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर रेफरेंस चेंज कर देगा तो हर स्टेट का काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, पहले जितना था उतना ही, और किसी भी 2 स्टेट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस नहीं बदलेगा। और ये जो एक्सप्रेशंस हम लोग यूज कर रहे थे, ये अब वैलिड नहीं रहेगा। बात क्लियर है? चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे।